देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। हिंदुस्तान की सरजमीन पर राफेल खड़ा है। चर्चा भारत से ज्यादा पड़ोसी मुल्कों में है। चीन और पाकिस्तान दोनों सन्न हैं, खामोश हैं। नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम। हमारे बेहद खास शो अड़ी में आप सभी का स्वागत है। पाकिस्तान में इमरान पीओके तक डर रहा है। बाजवा अपनी सेना के साथ लगातार बैठकें कर रहा है और वहीं चीन में जिनपिंग की सेना का भी हाल बुरा है। लेकिन राफेल का यह खौफ क्यों है? क्यों है इतना खौफ? आज हम आपको बताएंगे राफेल के स्क्वाड्रन की अनसुनी दास्तान और साथ ही आपको एक खूबसूरत मुल्क पर चीन की गंदी निगाहों का सबब बताएंगे, उसका इतिहास भूगोल बताएंगे, समझाएंगे कि ऐसा वो क्यों कर रहा है। लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर पर एक निगाह डाल लीजिए और यह है अड़ी में आज की पहली बड़ी खबर। राफेल के आने से बौखलाया पाकिस्तान। बॉर्डर पर हारे इमरान आतंकियों को दे रहे हैं ट्रेनिंग। बाजवा की फौज ने 20 आतंकियों को ट्रेन किया है। 20 तालिबानी आतंकियों को अफगानिस्तान में ट्रेनिंग देकर भारत में इन्फिल्ट्रेट करा हमला करने की साजिश रच रहा है पाकिस्तान। आतंक की फैक्ट्री ने 20 और आतंकवादी पैदा किए हैं। इस बार ट्रेनिंग अफगानिस्तान में हुई है तालिबान के जरिए ट्रेनिंग, और अब हिंदुस्तान में उनको इन्फिल्ट्रेट कराने की कोशिश। बाजवा की फौज और इमरान राफेल के बाद अब और डरे हुए हैं और सोच रहे हैं कि किस तरीके से भारत को डेंट किया जा सकता है, कैसे छद्म युद्ध के जरिए भारत को परेशान किया जा सकता है। और इस वक्त यही अड़ी की बड़ी खबर। इमरान खान और बाजवा जाहिर है अपने यहां पर भारत के खिलाफ नफरत ही बेचते हैं और इसी सिलसिले में उनको अब यह मालूम है कि सामरिक शक्ति में वो कहीं नहीं ठहरते, लिहाजा आतंकवादियों की खेप को भारत में घुसाने की साजिश को और आगे बढ़ाने की कोशिश। 20 और आतंकवादियों को जम्मू कश्मीर में इन्फिल्ट्रेट कराने की कोशिश। सुना यह भी गया है कि नेपाल के जरिए भी पाकिस्तान चीन के सहारे अपने आतंकियों को भेजने की फिराक में है और अब आतंकियों के जरिए ये युद्ध लड़ने की कोशिश कर रहा है चीन और उसका पिट्ठू पाकिस्तान। और आगे जाने से पहले ये एक और अहम खबर आपको बता दूं। राफेल के आने से पाकिस्तान में दहशत है। भारत ज्यादा हथियार जमा कर रहा है, ये कहना है पाकिस्तान का। पाकिस्तान ने वर्ल्ड फ्रेटर्निटी से, विश्व समुदाय से गुहार लगाई है भारत को हथियार जमा करने से रोका जाए। पाकिस्तान कह रहा है भारत हथियार जमा कर रहा है और चोर की दाढ़ी में तिनके की तर्ज पर पहले ही बता दिया था रक्षा मंत्री ने कि पेट में दर्द उनके होगा जो भारत की तरफ बुरी नीयत से देखते हैं, और उसी में से एक पाकिस्तान है। राफेल के आने के फौरन बाद S-400 के आने की आहट से ही पाकिस्तान परेशान है। वर्ल्ड फ्रेटर्निटी से गुहार लगा रहा है कि बचाओ, हिंदुस्तान तो हथियार जमा कर रहा है। क्यों डर रहा है पाकिस्तान? क्यों पाकिस्तान के अलावा चीन ने भी इस समय अपने सीधे आकर मुखालफत नहीं की है? क्यों ये दिखा रहा है पाकिस्तान क्या सोच रखता है और कैसे हिंदुस्तान में चलने वाली हर गतिविधि को अपने खिलाफ खतरा समझता है। और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आइए पहले ये अहम इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। हमारे साथ जुड़ेंगे खास मेहमान और हमारे डिफेंस कॉरेस्पॉन्डेंट सुमित भी। सुमित, आ जाएं आप। और अब कौन सी इंफॉर्मेशन आपका इंतजार कर रही है? देखिए, राफेल के संदर्भ में हम चर्चा कर रहे हैं। 17th गोल्डन एरो, ये स्क्वाड्रन जब बनी तो इसका उद्देश्य क्या था, इसका इतिहास, संक्षिप्त इतिहास आपको बता दें, स्क्वाड्रन गोल्डन एरो का इतिहास। और इसके बारे में सुमित आपको यह बताएंगे कि कैसे एक समय यह समझा गया कि अब यह डिफंक्ट हो जाना चाहिए और इसको रिसरेक्ट किया है राफेल ने। 1 अक्टूबर 1951 में इसकी स्थापना हुई। ये एक के बाद एक पलटते हुए पन्ने आपको संक्षिप्त इतिहास से अवगत कराएंगे। 1 अक्टूबर 1951 में इसकी स्थापना हुई और एक अंग्रेज नाम आपको यहां दिखाई देगा जो असल में इस स्क्वाड्रन को लीड कर रहा था 1951 में। और पहले ये देश के उत्तरी हिस्से में हुआ करती थी, लेकिन बाद में दिल्ली को 1965 के वॉर के दौरान एयर कवर देने के लिए इसको दिल्ली लाया गया। और बाद में तो जो नाम मैं आपको बता रहा था, फ्लाइट लेफ्टिनेंट डीएल स्पिगनेट हेड,
इसके हेड थे और इनकी ही अगुवाई में ये स्क्वाड्रन स्थापित की गई। सुमित, ये अलग अलग जगहों पर जो हमारी स्क्वाड्रन, अब ये कहा जा रहा है कि राफेल के पूरे आ जाने के बाद हमारी 2 फुल स्क्वाड्रन और हो जाएंगी। ये गोल्डन एरो का महत्व क्या है और बाकी स्क्वाड्रन को क्या ताकत इससे मिलती है? देखिए, सबसे जानने की बात यह है कि 1951 से अब तक इस स्क्वाड्रन के इतिहास बहुत ग्लोरीफाई रहा है, बहुत गर्वान्वित रहा है। आपको याद होगा कि ना सिर्फ 65 की जंग में, 71 की जंग में, करगिल में जब ये बात कही जा रही थी कि बहुत मुश्किल है क्योंकि चोटियों पर बैठे हैं और हमें क्रॉस ओवर करके ही उन पे टारगेट करना, लेकिन MiG-21 ने, मैं आपको बता दूं, MiG-21 ने, ये इस स्क्वाड्रन ने डिसाइड किया कि हम भी उसमें इंक्लूड होंगे और हम ये रिस्क लेकर वहां पे बम्बारमेंट करेंगे। और आपको बता दूं कि इससे पहले जो वायुसेना प्रमुख है BS धनोआ खुद उस ऑपरेशन में शामिल थे और उन्होंने हमें बताया था कि किस तरीके से इस पूरी चीज की प्लानिंग की गई और गोल्डन एरो ने अपनी लोहा सुमित कर रहे हैं। मैं ये भी बता दूं कि जब इसकी स्थापना की गई तो सबसे पहले इसमें हार्वर्ड नाम का एक फाइटर प्लेन इंडक्ट किया गया था। उसके बाद वैम्पायर इसमें आए थे, वैम्पायर के बाद हॉकर इसमें इंट्रोड्यूस किया गया, उसके बाद MiG-21 और MiG-21 के फेज आउट होने के बाद समझा गया कि अब इसको बंद होना चाहिए और उसके बाद राफेल रिसरेक्ट कर रहा है इसको। दिनेश, MiG-21 को लेकर, क्योंकि हालांकि बहुत पुराना एयरक्राफ्ट था, कई सवाल खड़े किए गए, लगातार इसको फ्लाइंग कॉफिन भी कहा गया, लेकिन हमने पिछले साल ही देखा कि बालाकोट एयर स्ट्राइक के दौरान MiG-21 ही अभिनंदन उड़ा रहे थे खासतौर पर। और यह भी हमने देखा कि मशीन से कुछ नहीं होता, जज्बा होता है और हमारे पायलट्स का यही जज्बा था जिसने एक बार फिर यह दिखा दिया कि हमारी स्क्वाड्रन्स किस तरीके से हर मशीन के ऊपर काबिल है और काबिल तारीफ उनके काम रहते हैं। और क्योंकि इस स्क्वाड्रन ने अपना जलवा दिखाया था, इसीलिए 1988 में, जबकि ये पालम में हुआ करता था, इसको प्रेसिडेंट स्टैंडर्ड का स्टैंडर्ड भी दिया गया और ये अपने आप में एक बड़ा सम्मान था इस स्क्वाड्रन के लिए। बिल्कुल, मैं आपको भी बता रहा था कि इसने हर जंग में, 71 की जंग में भी इसके शामिल होने का एक बहुत बड़ा रिलेवेंस था, क्योंकि अंबाला को जब भी हम बात करते हैं दिनेश, तो हम ये बात करते हैं कि अंबाला का किस तरीके से रिलेवेंस है। और ये रिलेवेंस ना सिर्फ LOC पर बल्कि LAC पे, यानी जब 2 वॉर फ्रंट की बात करते हैं तो इसका रिलेवेंस बहुत ज्यादा बढ़ता है, क्योंकि ये टैक्टिकली है, स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस पर है। दिनेश, तो ये MiG-21 के बाद, क्योंकि ये पश्चिमी कमान जो हम समझते हैं उसका मुख्यालय ये अंबाला, जहां पर ये 17 स्क्वाड्रन है, क्या MiG-21 जब यहां से हटाया जा रहा था तो जाहिर है उसका रिप्लेसमेंट सोचा गया होगा, तो स्क्वाड्रन का नाम क्यों उस समय इसको क्यों बंद करने के बारे में सोचा गया था? देखिए, बंद करने का नहीं, हमेशा रिप्लेसमेंट होती है। अभी हमारी स्क्वाड्रन की जो स्ट्रेंथ है वो करीबन 32 की है दिनेश, जो सैंक्शन है वो 42 के, 10 की कमी है सीधा हमारे स्क्वाड्रन्स में। इन स्क्वाड्रन्स को जब भरा जाता है तो मॉडर्नाइज वेपन होते हैं। अभी तक हम जो वेपन, हम जो एयरक्राफ्ट खरीद रहे थे वो हम खरीद रहे थे बहुत नॉर्मल, लेकिन अभी मल्टी रोल एयरक्राफ्ट हमारे पास आ गए, मल्टी रोल एयरक्राफ्ट। अभी ये 1999 का ऑपरेशन सफेद सागर, यही मैं आपको कह रहा था, करगिल में जब डिसाइड किया गया कि किस तरीके से इंक्लूड किया जाएगा मिराज को और दूसरे एयरक्राफ्ट को, तब MiG-21 की रिलेवेंस को, क्योंकि इसको कहा गया था कि ये उस ऑपरेशन के लिए, मतलब बादलों का सागर, बादलों का सागर, वो बादल जहां पर लगातार उन चोटियों पर जब करगिल पर दुश्मन बैठे हुए थे, उनको लग रहा था कि ये पोजीशन जो है 15,000 फीट की, और ये पोजीशन उन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन कर लिया, तब हमारे इन फाइटर्स ने, और ये 2016 में नंबर आपने प्लेंट्रम यानी स्क्वाड्रन को रिटायर किया गया, यानी बेसिकली ये कहा गया था कि इसके बाद इस स्क्वाड्रन को खत्म किया जाएगा। लेकिन जब राफेल की बात हुई 2016 के अंदर ही, तब ये डिसाइड किया कि कौन सी पोजीशन, क्योंकि हमेशा जब आप स्क्वाड्रन रेस करते हैं तो उसकी पोजीशनिंग को भी ध्यान में रखते हैं, तब ये डिसाइड किया गया कि भाई 17 स्क्वाड्रन जो होगी वो हमारी नई स्क्वाड्रन होगी। नया पैच असम के सौरभ, ये बेसिकली इंडिजीनियस था, क्योंकि जब आप स्क्वाड्रन रेस करते हैं तो उसके बैचेस क्या होंगे, उसके लोगो क्या होंगे, क्योंकि आप देखेंगे कि आपको कई बार आपको पायलट्स नजर आएंगे बैचेस के साथ, तो ये चीजें होती हैं इनकी, तो इसको, तो ये क्योंकि इससे ताल्लुक रखने वाले हमारे राफेल अभी पहुंचे और इसीलिए हम वो फॉर्मेशन देख रहे थे कल आसमान में। बिल्कुल फॉर्मेशन गोल्डन एरो फॉर्मेशन देख रहे होंगे, तीर के सिरे की तरह, आगे के सिरे की तरह वो फॉर्मेशन बनाया गया। आपने देखा होगा कि राफेल है, उसके ऊपर गोल्डन एरो है, तो ये दिखाता है कि ये राफेल की स्क्वाड्रन जो है वो स्क्वाड्रन है। और ये आप अगर आप ज्यादा, और ये है सूत्रवाक्य उदयाम अजस्त्रम, यानी सतत ऊंचाई की तरफ बढ़ते रहो।
अराइज एवर, हमेशा ऊपर की तरफ बढ़ते रहो, ये इसका सूत्र वाक्य है। और इसी में राफेल शामिल हो रहा है और किस तरीके से ताकत को मल्टीप्लाई करने वाला है राफेल, कैसे जो इंडियन एयरफोर्स की पहले से ताकत है जिसके लिए इसका एयर डोमिनेंस माना जाता है, उसमें कैसे और इजाफा करेगा राफेल, इस पर भी चर्चा करेंगे। फिलहाल आपने ये देखा कि गोल्डन एरो, वो 17वीं स्क्वाड्रन जिसमें अभी आए हुए राफेल शामिल हो रहे हैं, उनका इतिहास क्या कहता है, कितना गौरवपूर्ण है, और अब इसमें राफेल आने के बाद ओवरऑल इंडियन एयरफोर्स का सिनेरियो क्या होने वाला है, कुछ ही देर में हम डिस्कस करेंगे 6:15 बजे। लेकिन उससे पहले अपने मेहमानों से आपका परिचय करा देता हूं। लेफ्टिनेंट जनरल राजेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी हमारे साथ आज इस चर्चा में है, मेजर जनरल जीडी बख्शी हमारे साथ इस चर्चा में है, ब्रिगेडियर विनोद दत्ता भी हमारे साथ इस चर्चा में है, और शीलकांत शर्मा साहब पूर्व राजनयिक वो भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। जीडी बख्शी साहब, आज आपकी मूंछों में कुछ और ताव नजर आ रहा है, राफेल की वजह से? कल जबकि हमारी एयरफोर्स कितने सालों से हम रफाल की मांग कर रहे हैं कि हमारी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ जो लगातार घटती जा रही है। मैं आपको याद दिला दूं कि 1971 के युद्ध में हमारे पास 45 स्क्वाड्रन थे और आपने उसका जमीन के ऊपर फर्क देखा, 2 टुकड़े कर दिए थे पाकिस्तान के और चीन बीच में छींक नहीं मार पाया था। आप समझ रहे हैं, जब वायु शक्ति इतनी बढ़ जाए तो उसका अपने आप वो प्रदर्शन मैदान जंग में होता है। हमको अभी जो कहा गया है कि 42 स्क्वाड्रन चाहिए, लेकिन 30 स्क्वाड्रन के नीचे हम लोग आ चुके हैं। कितने सारे पुराने स्क्वाड्रन आपको रिवाइव करने पहले जो है करने पड़ेंगे, जिसके पहले कि आप नए स्क्वाड्रनों के नंबर शुरू करें। तो ये देखिए, कल जो रफाल आया है हमारे पास, ये एक गेम चेंजर है, दक्षिण एशिया में एक गेम चेंजर है। तो पाकिस्तान का F-65 जेट्स के इंडक्शन के बाद ये माना जाए कि वो गेम चेंजिंग शुरू हो गई, या हम तब मानेंगे जब पूरे 36 आ जाएंगे और 2 स्क्वाड्रन इस तरीके से बन जाएंगे? कुलकर्णी साहब। कोई शक नहीं दिनेश, ये जस्ट द बिगिनिंग, कहते हैं ना, वेल बिगन इज हाफ डन। कम से कम जब ट्रेनिंग होगी, आप देखिएगा 8,500 किलोमीटर कौन फ्लाई करके लाया, हमारे पायलट फ्लाई करके लाया, हमारे टेक्नीशियंस देखेंगे। तो ये जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग जो है, इसी से हलचल मच गई है। इसी तरीके से आप देखेंगे पाकिस्तान बौखला गया है, चीन को अपने टारगेट्स पर शक होने लगेगा। जिस तरीके से ये जो आर्मामेंट के साथ पूरा का पूरा लोडेड है, आप उनकी मिसाइल्स के रेंजेस देखिए, 300 किलोमीटर, 180 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, इस तरह के रेंजेस के मिसाइल्स लगे हुए। और स्टैंड ऑफ डिस्टेंस से देखिए, हेलमेट माउंटेड साइट्स देखिए, जिस तरीके से इट कैन प्रोटेक्ट इटसेल्फ, उसके रडार्स देखिए, जैमर्स देखिए। तो ये जो है इट्स अ बिगिनिंग। और इसके बाद आप देखिएगा जब 36 होंगे, 36 के बाद हो सकता है 2-3 और स्क्वाड्रन इसके आ जाएं, तो इट इज इंडीड अ गेम चेंजर। एक महत्वपूर्ण बात संजय कुलकर्णी साहब कह रहे हैं कि हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि 36 उसके बाद फॉलो अप ऑर्डर्स भी हो सकते हैं। अगर राफेल का से हम और ज्यादा हमको लगता है कि ये हमारे लिए वैल्यू ऐड कर रहा है, तो इसके और भी स्क्वाड्रन और भी ऑर्डर्स हो सकते हैं। हमारे साथ दत्ता साहब भी जुड़े हुए हैं और अब आपको शीलकांत शर्मा साहब भी नजर आ रहे हैं। राजेंद्र सिंह साहब के पास पहले मैं चलता हूं। राजेंद्र सिंह साहब, कल के बाद आपको ये सिनेरियो कितना बदला हुआ दिखाई दे रहा है हमारी शक्ति के हिसाब से? देखिए साहब, जैसे कि ये कुलकर्णी साहब और बख्शी साहब ने बताया कि ये सिर्फ शुरुआत है और बहुत अच्छी शुरुआत है, लेकिन हमें बहुत बड़ा डिस्टेंस अभी कवर करना है, माइल्स टू गो बिफोर वी स्लीप। आई थिंक ये अच्छी शुरुआत को और भी आगे बढ़ाना है और मैं पूरी तरह से जनरल बख्शी से एग्री करता हूं कि हमको हमारी जो स्क्वाड्रन की स्ट्रेंथ है वो इस वक्त बहुत कम है। हमको कम से कम 42 स्क्वाड्रन्स चाहिए, हमारे पास इस वक्त सिर्फ 28 स्क्वाड्रन है। लेकिन लोग ये भी कह रहे हैं सर कि ये असल में इसलिए माना गया बीच में आवश्यक क्योंकि कन्वेंशनल वॉरफेयर का जमाना लदता जा रहा है, ऐसा समझा गया। और दूसरे ये भी ये माना गया है कि बेशक हम क्वांटिटी के हिसाब से पीछे हों,
लेकिन मैन बिहाइंड द मशीन और जो मशीनें हमारे पास अवेलेबल हैं वो कमतर नहीं है। लेकिन ये आवश्यकता अब दत्ता साहब बन गई थी, जिस तरीके से F सीरीज का विमान ले आया पाकिस्तान, J-17 भी उसको दे दिया चीन ने, उसके बाद और चीन को के खतरे को देखते हुए कि अब हम अपने आप को अपस्केल करें। जी बिल्कुल ठीक बताया आपने, क्योंकि अगर आप डी इंडक्शन प्रोग्राम देखें एयरफोर्स का, तो पहली बात तो हमारी जो स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ है वो काफ़ी कम रह गई है। 30 स्क्वाड्रन तो कम से कम पाकिस्तान भी लिए बैठा है, जो एक बिल्कुल छोटा सा देश है। दूसरी चीज़, 2024 तक हमारी जो MiG-21 है उसकी 5 स्क्वाड्रन डी इंडक्ट हो जाएंगी या वो रिटायर हो जाएंगी। एक जैगुआर की स्क्वाड्रन डी इंडक्ट हो जाएगी, और जो MiG-27 है उसकी MiG-27 की एक और जैगुआर की 5 स्क्वाड्रन डी इंडक्ट हो जाएंगी। तो ये जो वॉइड है इसको पूरा करने के लिए हमें एक स्ट्रेटेजिक प्रोक्योरमेंट एक्शन लेना पड़ेगा, जो अब तक नहीं लिया गया था और जिसकी इफ्तिदा हो चुकी है, और इसका अंजाम भी प्रोक्योरमेंट एक्शन, जिसमें कहा जाता है कि आपको एक राइट मिक्स रखना पड़ता है कि कितने आप नए ला रहे हैं, कितने आपके पास मौजूदा हैं और कितने फेज आउट होने वाले हैं, उसका राइट मिक्स आपको रखना पड़ता है। शीलकांत शर्मा साहब के पास मैं यह समझने के लिए जा रहा हूं। शीलकांत शर्मा साहब, तब जबकि ये आजकल तय करती है आपकी ताकत की, आप जब बैठेंगे बातचीत के टेबल में आपकी कितनी मानी जाएगी, क्या इसीलिए चीन का रुख कल कुछ बदला हुआ नजर आ रहा था और हम उम्मीद करें कि आने वाले दिनों में यह तब्दीली और ज्यादा होगी? S-400 आने वाला है। देखिए, चीन का रुख तो इसलिए बदला हुआ है कि वो उन्होंने ये शायद उनको अंदेशा नहीं था कि भारत इतनी सशक्त रुख अपनाएगा, पर पिछले 2 महीनों से भारत की जो स्थिति है वो चाइना ने साफ देख लिया है कि हम डिगने वाले नहीं हैं, हम डटे हुए हैं और ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। तो इस बात को लेके वो उनको समझ में आ गया। अच्छा, उसके अलावा दूसरी बात यह है कि उनको जो कुछ जो हार्वेस्ट मिल रही है वो बहुत नेगेटिव मिल रही है भारत की तरफ। आपके ऑडियो में कुछ समस्या आ रही है, मैं अपनी टेक्निकल टीम को बोलता हूं कि उसको सही करें। और जीडी बख्शी साहब, उनकी हैंडल बार मुस्टैच मेरे को देखकर अभिनंदन याद आ रहे हैं, और अभिनंदन के पास अगर रफेल होगा तो सोचिए वो क्या करेंगे मिग से, अगर उन्होंने F-16 का काम तमाम कर दिया था। जी जीडी बख्शी साहब, क्या कह रहे हैं आप? देखिए, अगर बालाकोट के समय हमारे पास रफाल होता, कम से कम 6-7 F-16 आग का गोला बन गए होते। देखिए, रफाल में मीटियोर मिसाइल है, बियॉन्ड विजुअल रेंज, जो आराम F-16 पे है, AARAM, वो जो है उसकी रेंज 70 किलोमीटर है। जो मीटियोर रफाल पे है 150 किलोमीटर रेंज है, और हमारे पास फेज्ड एरे रडार लगा है इसमें, जो इसका हार्ट है। तमाम खूबियां हम 6:15 बजे डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि क्वांटिटिवली बेसिकली हमारे पास बेशक अभी हमारे और भी आने बाकी है रफेल, लेकिन इसने हमको एक एज दे दी है। धाकड़ रफेल की फौलादी दास्तान और ये जो तमाम खूबियां बता रहे हैं जीडी बख्शी साहब, इनको और एलैबोरेट करके समझेंगे हम 6:15 बजे कि किन वजहों से ये कहा जा रहा है कि हमारा स्ट्रेंथ मल्टीप्लायर है, फोर्स मल्टीप्लायर है। क्या यह समझा जाए कि जिस वॉइड की चर्चा अभी कर रहे थे हमारे एक्सपर्ट्स बता रहे थे कि जो वॉइड है उसको भरना है, क्या उसके भरे जाने की, एक बड़े वॉइड को भरे जाने की शुरुआत हो गई है? और इसके लिए हमको बेशक 36 पूरे होने देने हैं, लेकिन ये वॉइड कंप्लीटली भरने में वक्त लग सकता है, लेकिन इसकी शुरुआत हो गई, जिसको वेल बिगन हाफ डन कह रहे थे। कुलकर्णी साहब, इसको इतना एनालाइज क्यों किया जा रहा है? पाकिस्तान कह रहा है कि हम अपने यहां पर हथियारों को इकट्ठा कर रहे हैं और वर्ल्ड फ्रेटर्निटी से कह रहा है कि देखो ये गलत कर रहे हैं। नहीं, ऐसे है, पाकिस्तान तो बौखलाएगा। पाकिस्तान को बालाकोट के बाद ही पता चल गया कि हिंदुस्तान जो है, अब डिसीजन मेकिंग में फर्क है, अब जो बोलते हैं करते हैं और वो डरते हैं। तो इसको देखते हुए जब रफेल आता है, आप देखिएगा कि इंडियन एयरफोर्स की शक्ति बढ़ती है, हिंदुस्तान की जितनी फौज है वो सक्षम होती है और इससे मनोबल बढ़ता है। और मनोबल जो है वो बहुत बड़ी बात है। इसको मैं बोलता हूँ कॉम्प्रिहेंसिव विल पावर, मतलब पूरा देश जो है इस बात को जानता है कि हमारे पास अब धीरे धीरे करके हथियार आ रहे हैं, हम सक्षम हो रहे हैं, और अब हमारी तरफ कोई भी गलत आंख उठा करके नहीं देख सकता। हमारे में काबिलियत है, हम ईंट का जवाब पत्थर से दे सकते हैं, हम आंखों में आंख डाल करके बात करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। और गलवान के बाद
चीन बैकफुट पर है। चीन समझता है कि अब नहीं हो सकता, उसने बिल्कुल ही मतलब जो सोचा वो हो नहीं पाया, और अब चीन ने सोचा कि पूरा विश्व जो है अब बट गया है उसके महाबीमारी के कारण, और अब उसका फायदा उठाएगा। उल्टा हो गया, चीन अकेला पड़ गया है, जिसका हमने वादा किया था अपने दर्शकों से। फौलादी रफेल की दास्तान सुनाने का आपके पास मैं आ रहा हूं, जीडी बख्शी साहब के पास भी आ रहा हूं। एक बार जरा ये देख लें कि क्यों कहा जा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स के लिए ये उसकी स्ट्रेंथ को मल्टीप्लाई करने वाला, कई गुना बढ़ाने वाला है रफेल। कहां पर कौन सी कमियां थी हमारी एग्जिस्टिंग जो हमारे पास फाइटर जेट्स हैं, जिनके वॉइड को वो भर रहा है। आइए जरा देखते हैं फाइटर्स को कैसे मिला है फौलादी, किन किन जगहों पर मौजूदा जो फ्लीट थी हमारी उसकी ताकत बनने वाला है रफेल। आइए देखते हैं। इसमें मैंने जब इसको पढ़ा सुमित, तो मैंने ये देखा कि इसको जो डिफाइन किया जाता है वो ये बताया जाता है कि इसमें फ्लैंकर्स होते हैं, इसमें फल्क्रम, हालांकि नेटो की तरफ से दिया गया ये कोड नेम है, लेकिन मैं ये समझना चाहता हूं कि ये किस तरीके से हमारे ओवरऑल स्ट्रेंथ को और कई गुना बढ़ाने वाला है। देखिए, सबसे पहले तो आप जो मुझे बता रहे थे ना कि दिनेश की कैसे इसका पूरा यूसेज होगा, क्योंकि अब मिराज से लेकर जैगुआर, MiG-29, तेजस, सुखोई हम सब बता रहे हैं। हाँ। लेकिन सबसे आपको याद होगा धनोआ साहब ने भी इसको बात कहा कि गेम चेंजर कैसे होगा। अब आप मान के चलिए हमारे पास जितने एयरक्राफ्ट हैं वो अब लगभग मल्टी रोल हैं, यानी इनके अलग अलग सबके रोल होते हैं। और जब आप किसी बड़ी स्ट्राइक पे जाते हैं, जब आप किसी बड़े ऑपरेशन पे जाते हैं, तो हर किसी का काम कुछ अलग होता है। यानी एक आएगा कि दुश्मन के रडार सिस्टम्स को उड़ाना है, उसके एयरफील्ड्स को उड़ाना है। दूसरा एयर के अंदर से जो दूसरा उसके, क्योंकि दुश्मन भी आपको देख रहा है, उसके रडार्स आपको देख रहे हैं, उसकी मिसाइल आपको देख रही है, तो वो दूसरे को कौन टारगेट करेगा। और फिर तीसरा जो असल में गेम चेंजर, यानी ये गेम चेंजर कहां पर अटैक करके बड़ा डिस्ट्रक्शन। मेरे को ये समझाइए, ये जो स्पेशल रडार इसके बताए जा रहे हैं, ये एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे, स्पेक्ट्रा, सिंथेटिक अपर्चर, ये क्या करने वाले हैं? देखिए, यही है, कहते हैं कि जब भी आप ऑपरेशन पे जाए, जो भी रडार दुश्मन को पहले पकड़ेगा वही उसको टारगेट करेगा, जो पहले देखेगा वो पहले मारेगा। तो क्या मैं ये समझूं कि बाकी की जो फ्लीट है, क्योंकि इसमें ये कहा जा रहा है कि ये लोकल एरिया नेटवर्किंग के जरिए बड़े सेफ तरीके से जो डेटा इसके पास इकट्ठा होगा वो शेयर कर सकता है अपने आसपास के फाइटर जेट्स के साथ, कि रफेल जो है वो सुखोई से भी, तेजस से भी, सभी से अपने डेटा शेयर कर सकता है। और यही एडवांसमेंट है। ये देखेगा, ये कान और नाक और आंख बनेगा, इसके पास फायर पावर तो है ही, लेकिन बाकियों के लिए भी ये कान नाक आंख बनेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये ताकत वो है जो ऊपर रहेगी और सब कुछ देखती रहेगी और ये बताएगी कि अब आपको तो आंख कान नाक के हिसाब से ये बाकियों के लिए भी काम करने वाला है। लेकिन फायर पावर, मिटियोर, स्कैल्प, माइका, क्या ये इसको और खासियत दे रहे हैं? और ये बाकियों की ताकत कैसे बनेगी? मिटियोर की देखिए 150 रेंज है इसकी, 150 किलोमीटर रेंज, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि 100 किलोमीटर के दायरे में जो इसके चीज आएगी, ऑब्जेक्ट, ये उसको नहीं बख्शता। हाँ। और दूसरा स्कैल्प की बात करने की रॉन्ग रेंज, आप यही बख्शी साहब अभी बता रहे थे कि ये इसको बहुत जबरदस्त, क्या सीरिया के अंदर इस्तेमाल इस हुआ है। रीजन में अभी इस तरह के फायर पावर के साथ कोई फाइटर नहीं है। इस पूरे रीजन में ये फायर पावर किसी के पास नहीं। और हम जब बात करते हैं गेम चेंजर की, तो यही वो 3 बड़ी मिसाइल्स हैं। हैमर भी इसमें इंक्लूड की गई है, हाँ। लेकिन ये तीनों चारों मिसाइल सिस्टम है जो इसको अलग बना रही है दिनेश। और यही वजह है कि हम कह रहे हैं कि आपको क्रॉसओवर करने की जरूरत ही नहीं, आपको जाने की जरूरत नहीं, आपके सिस्टम जो है वो तो बाकी की फ्लीट को तीसरी ताकत क्या दे रहा है? 360 डिग्री माउंटेड हेलमेट, सारे नक्शे 3D, मतलब जो नक्शे हम देखा करते हैं वो 3D दिखाई देंगे इसमें। देखिए, आपको अक्सर आपके मॉनिटर्स पे, दूसरा क्योंकि आप फाइटर्स होते हैं, हाँ। तो आपके हेलमेट पर सारी चीज, मैं आपको बताऊं कि जब इसके जो स्पेसिफिकेशंस की बात की जा रही थी, मुझे अच्छी तरीके से याद है, तो इन सब चीजों को बाकायदा नोट करके कि हमारे पायलट्स को क्या जरूरत होगी। और हम जब मॉडर्नाइजेशन की बात करते हैं तो ये चीजें जो है हमारे लिए एक एड ऑन का काम करेंगी दिनेश। तो वो जो पायलट वहां पे मौजूद होगा उस समय वो अपने डेटा को प्रोसेस करके देख रहा होगा और साथ में अपने आसपास उड़ रहे बाकी के जो नॉन रफेल फाइटर प्लेन्स हैं उनके साथ शेयर कर रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल, और यही हम कह रहे हैं कि जब ऐसे किसी मिशन पे जाना होगा, क्योंकि हर किसी का मिशन अलग अलग होता है, और इन्हीं मिशंस को ये पूरा तरीके से एक कहते हैं लीडिंग फोर्स। ताकत नंबर 4 लोकल नेटवर्क रियल टाइम डेटा शेयरिंग, यही मैं कह रहा था। बिल्कुल, जो शायद सबसे बड़ी ताकत है। ताकत मैं आपको कह रहा था कि इसके जो रडार सिस्टम है, हाँ। वही सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि लगातार जो आपको, क्योंकि रडार ही आपकी आंख होती है और वही आपको बताएगा कि दुश्मन कहां पर है, हाँ। कितनी दूर, और अगर ये देख सकता है और जल्दी देखेगा और ज्यादा दूरी पे देखेगा तो ये बताएगा और ये टारगेट कर पाएगा। अब रफेल जो करने वाला है वो ये करने वाला है कि रफेल इन सब के साथ, इन सब के पीछे ताकत बनकर खड़ा हुआ है और इसीलिए इसको स्ट्रेंथ मल्टीप्लायर कहा जा रहा है। कुलकर्णी साहब के पास एक बार फिर चलता हूं। कुलकर्णी साहब, तो ये सिनेरियो चेंज होना तो शुरू हो गया फिर उस हिसाब से।
इसमें कोई शक नहीं है, ये टोटल फोर्स मल्टीप्लायर है और ऑपरेशनल पंच में इतनी जबरदस्त काबिलियत है। आपके पास नंबर्स नहीं होंगे पर ये 5 ही एक स्क्वाड्रन MiG-21 के बराबर का है, 5 सिर्फ। और आप लगा लीजिए कि क्या मतलब एक हवाई जब ये जाता है कि जिस तरीके से इसके पास हेलमेट माउंटेड साइट, रेडार वार्निंग रिसीवर, जैमर्स, ट्विन इंजन, फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर, 10-10 घंटे का फ्लाइट रिकॉर्डिंग, टोटल न्यूक्लियर स्ट्राइक डेटरेंस, एयर सुपीरियरिटी, एयर डोमिनेंस, मतलब इसकी काबिलियत देखिए। तो मुझे तो ये लगता है कि इसे ये शायद वो F-16 के पास जो रेडार स्पेसिफिक उसकी जो एज थी वही अभिनंदन के लिए प्रॉब्लम हुई थी सर, और वो प्रॉब्लम अब सॉल्व हो गई। जीडी बख्शी साहब, अभिनंदन की प्रॉब्लम क्या थी? उसके पास R-39 जो छोटी रेंज के मिसाइल थे, 20-30 किलोमीटर तक की रेंज थी। जो F-16 थे पाकिस्तान के, उनके पास 70 किलोमीटर की रेंज के मिसाइल थे। लेकिन आज अगर कॉन्टेस्ट होता है, कल कॉन्टेस्ट होता है, जो रफाल का जो AFE से फेज्ड अरे स्कैन्ड रेडार है, वो 200 किलोमीटर पे F-16 को पकड़ लेगा, 150 किलोमीटर पे निस्तनाबूद कर देगा। आप समझ रहे हैं एडवांटेज? एक रफाल कम से कम 2 F-16 नहीं तो 3 F-16 के बराबर है, अब भारी पड़ जाएगा उनको। और ये है उसके बियॉन्ड विजुअल रेंज। अगर ग्राउंड अटैक करना हो, देखिए उसके पास स्कैल्प मिसाइल है, 300 किलोमीटर रेंज पे वो आपका जो है अपने इलाके में रहता हुआ। बहुत सारे पाकिस्तानियों को तो जीडी बख्शी साहब आपका चेहरा डरा देता है। मैं कह रहा हूं बहुत सारे पाकिस्तानियों को तो आपका चेहरा डरा देता है। मैं राजेंद्र सिंह साहब के पास एक बार होकर आपके पास दोबारा आ रहा हूं सर। मैं राजेंद्र सिंह साहब से यह समझना चाह रहा हूं सर, ये तमाम स्पेसिफिकेशन जो हम अभी देख रहे हैं, ये बाकी के लिए जो कहा जा रहा है फोर्स मल्टीप्लायर हो जाएगा, ये चीन और पाकिस्तान भी समझ रहे होंगे सर कि, लेकिन क्या वो अपनी स्ट्रेटजी को रीसेट कर पाने की स्थिति में है अभी? चीन ने तो अपनी स्ट्रेटजी को ऑलरेडी ही ये रिकैलिब्रेट किया है, और वो इसलिए किया है कि चीन कभी ये नहीं समझता था कि हिंदुस्तान का रिएक्शन इतना स्ट्रांग होगा और इतना फर्म होगा। और हमारी रिजॉल्व को देखने के बाद चीन को यह एहसास हुआ है कि हम किसी भी हालत में दबने वाले नहीं हैं, और हमारी फौजें, चाहे वो आर्मी हो, चाहे वो एयरफोर्स हो, चाहे वो नेवी हो, कभी भी किसी भी हालत को हम किसी भी हालत का सामना से तो चीन और पाकिस्तान दोनों डरे हुए हैं। लेकिन दत्ता साहब, जब मैं इसकी खासियत पढ़ रहा था तो मैं ये भी पढ़ रहा था कि हाई ऑल्टीट्यूड में बहुत ठंड की स्थिति में भी इसका इंजन आसानी से काम करना शुरू कर देता है और कोई बाधा नहीं बनता, जबकि J-20 में यह खामी पाई गई है कि वो कम टेम्परेचर में उतना इफिशिएंट नहीं रह जाता। दत्ता साहब, बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि इस तरह की जो हमारी स्पेसिफिकेशंस रफाल के लिए दी गई थी, क्योंकि इसका एम्प्लॉयमेंट अगेंस्ट चाइना ज़्यादा बनाया गया था, तो जो लास्ट में हमारे जो क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट्स थे वो चेंज किए गए थे। जैसे हैमर मिसाइल्स का जो इसमें फिट होना है वो लास्ट मिनट चेंज था, क्योंकि जिस तरह का देप्सांग बल्ज में चीन का जमावड़ा है, उसकी जो 4th और 6th मोटराइज्ड जो डिविजन्स हैं, और देप्सांग में जिस तरह से उसने अपने पैर जमा रखे हैं, उसके लिए रफाल के जो हैमर मिसाइल है वो बिल्कुल जैसा नाम है हथौड़े का काम करेगी, और जो उसकी आर्मर फॉर्मेशंस हैं उनके परखच्चे उड़ा देगी। तो ये जो हैमर मैंने देखा जीडी बख्शी साहब, ये जो कहते हैं कि हाईली एजाइल मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज, ये हैमर क्या करने वाला है एक्चुअली? देखिए, हैमर वहां पे जो चीन की 4th और 6th मैकेनाइज्ड डिवीजन आई हुई है, उसके टैंकों के, आर्मर्ड पर्सनल कैरियर के परखच्चे उड़ा सकता है, उसके बंकरों को निस्तनाबूद कर सकता है, 80 किलोमीटर की दूरी से इनको तबाह कर सकता है, बगैर वो फॉरवर्ड एज ऑफ द बैटल एरिया को पार किए भी। अपने ही इलाके से वो 300 किलोमीटर अंदर जो है स्कैल्प मिसाइल के साथ वार कर सकता है, और एयर टू एयर कॉम्बैट में उसके पास मीटियोर मिसाइल हैं, और जो दूसरे मैजिक मिसाइल्स हैं वो उनसे वो दुश्मन को निस्तनाबूद कर सकता है। कहने को देखिए, ये एक कॉम्बैट टेस्टेड प्लेटफॉर्म है,
9.5 टन कॉम्बैट लोड उठा के ले जा सकता है। 9.5 मेट्रिक टन टेस्टेड प्लेटफॉर्म। वापस आता हूं सर, वक्त की कमी की वजह से आपको बीच में आप लोगों को कई बार रोकना पड़ता है, मुझको माफ करेंगे और कंसीडर करेंगे इस रिस्ट्रिक्शन को जो मेरे साथ है। लेकिन मैं शीलकांत साहब के साथ यह समझना चाहता हूं, शीलकांत साहब, जब ताकत में इजाफा होता है पाकिस्तान को समस्या होती है। करगिल के बाद उसने F-16 खरीद लिया था, J-17 उसको मिल गए थे, लेकिन उसने जो थोड़ी सी बढ़त बनाई थी वो फिर से नीचे आ गया और शिकायत अलग कर रहा है कि देखिए वहां तो हथियार इकट्ठे किए जा रहे हैं। नहीं, ये दोनों पाकिस्तान और चाइना अभी तक इसी उसमें थे कि इसी भोरे में थे कि इंडिया कुछ नहीं करेगा, और अब इंडिया अब ऑल फ्रंट्स पे फायर कर रहा है, डिप्लोमेटिक फ्रंट पे और डोमेस्टिक फ्रंट पे। और ये अब देखिए जो एयर एक्विजिशन है, इसकी जो खूबियां गिनाई गई हैं वो साफ इस बात का परिचायक है कि भारत पूरी तरह से एग्रेसिव है। साहब मुझे वो याद आ रहा है, अभी एक लेटेस्ट फिल्म का डायलॉग है कि वो करें तो कहते हैं वाओ, और हम करें तो पूछते हैं हाओ। अब अगर हम अपने पास हथियारों का इजाफा कर रहे हैं तो आपकी हरकतों की वजह से ही कर रहे हैं और आपको डरने की आवश्यकता है। लेकिन दिनेश, हम इजाफा अपनी सिक्योरिटी के लिए कर रहे हैं, अपनी सुरक्षा के लिए कर रहे हैं। हमारा अग्रेशन का कोई माहौल या कोई आइडियोलॉजी नहीं रही कभी भी भारत की। वो समझते हैं कि हमको अपनी सुरक्षा का भी हक नहीं। बहरहाल अब आगे देखिए कहां तक जासूसी करके रातों रात खुद को इस दुनिया का राजा बनाने में शी जिनपिंग लगा हुआ है और चीन लगा हुआ है। यह बात अलग है कि ये कोशिशें कामयाब नहीं होती, नियत बुरी है इसलिए कामयाब होंगी भी नहीं। वेटिकन सिटी क्रिश्चियनिटी का पावर सेंटर, हालांकि बहुत छोटा सा देश, दुनिया का सबसे छोटा देश, 500 स्क्वायर किलोमीटर में समाप्त हो जाने वाला, लेकिन बेहद खूबसूरत आर्ट एंड आर्किटेक्चर अगर वहां का आप देखेंगे तो मंत्र मुग्ध कर देने वाला। ये तस्वीरें यही बयान कर रही हैं, वेटिकन की खूबसूरती को बयान कर रही हैं, और यहीं से क्रिश्चियनिटी के लिए जो संदेश जाता है वो एक तरीके से वो बात होती है जो क्रिश्चियनिटी को मानने वाले लोगों के लिए सबसे सैक्रोसेंट और मानने वाली बात होती है। क्योंकि बीजिंग के साथ इनकी एक बातचीत चल रही थी, वेटिकन की बातचीत चल रही थी और उस पर एक डील को फाइनलाइज होना था। तो यूएस के जो साइबर एक्सपर्ट्स हैं, उन एजेंसीज ने यह बताया है कि यहां पर भी साइबर अटैक करके, जासूसी करके, कुछ भेद जानने के बाद वो चाह रहा था कि इस डील को फाइनलाइज करें। और इसका सीधा आरोप जब लगाया गया चीन के ऊपर, तो चीन के विदेश विभाग के प्रवक्ता ने कहा है कि हम तो सबसे बड़े चौकीदार हैं साइबर सिक्योरिटी के, आप हमारी तरफ उंगली क्यों उठा रहे हैं? हद हो गई, ये तो सुमित हद ही हो गई, हद हो गई। और सबसे कमाल की बात कि आप जिस एग्रीमेंट के ऊपर काम कर रहे थे 2018 से कैथोलिक, क्योंकि वहां पे 10 से 12 मिलियन के पॉपुलेशन है, तो उनको आप उनके रिलीजियस उसके लिए भी फ्रीडम नहीं दे रहे। और जब वो उन चीजों पर बातचीत हो रही है खासतौर पे, तो उसके ऊपर भी ये सिचुएशन समझा दें। वर्ल्ड मैप में कहां पर है चीन? ये ड्रैगन की शक्ल में आपको अलग ही नजर आ रहा है, केवल 14 प्रोविंस अगर आप छोड़ दें, सब हड़पे हुए हैं। और यहां आपको वेटिकन नजर आ रहा है, बहुत छोटा सा, दुनिया का सबसे छोटा देश यहां पर है। असल में यूरोप के इधर ये समुद्र में लगे हुए हिस्से के पास, और इटली का हिस्सा हुआ करता था, बाद में इसको स्वतंत्र देश बनाया गया। लेकिन अब इसकी जासूसी, क्योंकि उसको यह मालूम है कि सबसे बड़े धर्म के संदर्भ में अगर आपको कुछ पकड़ना है, पता करना है, तो वेटिकन में जासूसी कीजिए। क्या लेकिन ये इससे उसने कितने सारे लोगों को अपने खिलाफ कर लिया होगा? खिलाफ आप मान के चलिए कि मुस्लिम समुदाय वहां पर ऑलरेडी खिलाफत में है, जिंगजियांग इलाका हो, दूसरे इलाके हो, और अभी आप देख रहे हैं कैथोलिक। और खास बात ये कि उनके राइट्स की बात की गई थी कि हम उनको सुरक्षा देंगे और खासतौर पे वेटिकन सिटी जो होगी वहां पे मॉनिटर करेगी उनके चर्च को। लेकिन जासूसी कर ये जानना चाह रहा है कि कहीं उसके हाथ से बाजी निकल ना जाए। और यही वजह है कि जासूसी कराने के बाद अमेरिकन एजेंसी ने साफ कही है कि बातचीत को हांगकांग के जो पोप हैं या फिर दूसरे लोग हैं उनके बारे में, वहां पर रोमन कैथोलिक जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस इंस्टीट्यूशन को, जो कि पोप फ्रांसिस के रिप्रेजेंटेटिव हैं हांगकांग में, उनके दफ्तर में भी ये साइबर अटैक किया गया। ये क्या जानकारी निकालना चाह रहा होगा चीन वहां से? देखिए, जानकारी यही निकालना चाह रहा होगा कि आपस में क्या बातचीत चल रही है और क्या चीन के बारे में, क्योंकि चीन को बहुत डर है इस बात का। वो ये नहीं, उसका कंसर्न क्या है कि उसके यहां रहने वाले जो क्रिश्चियनिटी को मानने वाले लोग हैं या उइगर मुसलमानों के साथ वो क्या कर रहे हैं, तो क्या वो अपने यहां के माइनॉरिटी को सप्रेस करने के लिए कर रहा है या किस वजह से कर रहा है? बिल्कुल, आपने बिल्कुल आखिरी वाली बात बिल्कुल ठीक कही दिनेश। अपनी माइनॉरिटीज को वो सप्रेस करने की कोशिश कर रहा है, और ये हर इलाके में, हर उसके रीजन में है। और यही वजह है कि वो हर चीज को मॉनिटर करता है, ना सिर्फ रिलीजियस उसको, बल्कि हर
हर चीज को, हर पर्सनल चीज को लोगों की मॉनिटरिंग की जाती है, वहां पर उनको डोमिनेट किया जाता है। जब तक कहते हैं कि दूसरे की ताकत का सही अंदाजा ना हो, तब तक आप खुद को राजा बनाने के बारे में नहीं सोच सकते। यही सुन त्जू ने लिखा है अपनी किताब में, आर्ट ऑफ वॉर में, और शायद यही जिनपिंग करना चाह रहे हैं, इसीलिए वो वेटिकन सिटी तक में जासूसी का साइबर अटैक करना चाह रहे हैं। लेकिन इसका असर क्या होगा, आइए एक बार फिर से मेहमानों के पास चलते हैं, और इस बार मैं शुरुआत दत्ता साहब से करूंगा। दत्ता साहब, ये चारों तरफ अपनी हरकतें दिखाने के बाद कहता है कि नहीं नहीं, मैं तो कतई ऐसा नहीं कर रहा हूं, और ये तो मुझ पर लगने वाले झूठे आरोप हैं। कमाल की मासूमियत है। देखिए, सीपीसी की तुलना में ईस्ट इंडिया कंपनी से करना चाहूंगा, और उसकी जो नीति है वो एक ऑक्टोपस की तरह है, उसको जहां दिखाई देता है वो वहां से लैंड ग्रैब करना शुरू कर देता है। 14 कंट्रीज के साथ इसके बॉर्डर हैं और करीब 23 पे इसने अपना क्लेम ठोक दिया है। और आपको ये जान के ताज्जुब होगा कि जितना एरिया चीन का अपना नहीं है, उससे ज्यादा वो एरिया क्लेम कर रहा है। अगर आप देखिए ऑस्ट्रेलिया तक वो पहुंच गया है, तो जहां तक उसकी नजर पड़ती है वहां तक वो अपना क्लेम किया जा रहा है। तो सर, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये जासूसी और उसकी हड़प नीति, क्या ये दुनिया के लिए कोई नया सामने आया तथ्य है क्या? दुनिया को ये मालूम नहीं था क्या? क्या जीडी बख्शी साहब पहले से? ये साहब मालूम तो सब था, लेकिन चाइना तो बायोलॉजिकल वॉरफेयर कर चुका है। एकमात्र देश है जिसने वायरस, ये कहां से आई है ये कोविड की वायरस, ये कोरोना वायरस सीधा वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी से आई। चाइना ने मैन्युफैक्चर करी है अपनी लेबोरेटरी में और दुनिया भर में बायोलॉजिकल वॉरफेयर स्टार्ट किया है। अब वो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर पे जुटा हुआ है, पूरी हैकर ब्रिगेड बना चुका है और सबसे पहला बार वो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का करेगा। हर जगह से, जैसे अमेरिका से उसने डिजाइन चोरी किए हैं F-16 के और बाकी लड़ाकू जहाजों के, और उसको अपना बना के वो दिखा रहा है, वो स्पाइंग कर रहा है। हमारे यहाँ भी क्या लगता है, आप बता रहे हैं तो बड़ी डरावनी तस्वीर है। कुलकर्णी साहब के पास मैं इसको लेकर जाता हूं। कुलकर्णी साहब, ये तो अगर हर तरफ से उसने मोर्चेबंदी कर ली है, तो बेशक वो कंस्पायर कर रहा है वर्ल्ड के अगेंस्ट, लेकिन क्या उसने अपना होमवर्क बहुत अच्छा किया है? यह है कि उसने जब स्ट्रैटेजिक सपोर्ट फोर्स खड़ी की थी, जिसमें उसको स्पेस, साइबर सब शामिल हो, उसको ये है, चीन की मंशा है और हमेशा चीन का मानना यह है कि जो उसके विचारधारा के साथ नहीं है वो उसका दुश्मन है और वो उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है। चाहे डेंग जियाओपिंग ने कई बार कहा कि पीसफुल राइज और अपना दबा करके आगे चलते रहो, लेकिन जो शी जिनपिंग है उनका मानना है, वो माओ से थोड़ा प्रभावित है कि पावर फ्लोज फ्रॉम द बैरल ऑफ द गन। उनको लगता है कि कोल्ड वॉर के बाद अब ये वक्त आ गया है जब उनको लगता है कि पूरा विश्व बटा हुआ है, अमेरिका कहीं पर भी खड़ा नहीं है, तो यही मौका है जब उसके पास आज इकोनॉमिक हालत उसकी तकरीबन अच्छी है, उसके पास मॉडर्नाइज्ड है, ये साइबर वॉरफेयर, स्पेस वॉरफेयर, इंफो वॉरफेयर, सब में मतलब चाहे चोरी, जैसे जनरल बख्शी साहब कह रहे हैं, सब कुछ चोरी है, सब कुछ रिवर्स इंजीनियरिंग है, और जैसे उसका J-20 है वो भी सिर्फ पेपर टाइगर है। पर लेकिन उसको लगता है, अब जब उसको ये लगता है और जब पूरी दुनिया और लोकतंत्र के सारे देश एक हो गए हैं और चीन अकेला पड़ गया है, अब आइसोलेट चीन को, अब शक की कोई दवा तो है नहीं, उसका कोई दोस्त तो है नहीं, तो वो सब जगह जासूसी करके ही उसको लगता है, उसको खबर, हांगकांग को दबाने की कोशिश, शक की दवाई हकीम लुकमान के पास भी नहीं है और चीन को पूरी दुनिया दुश्मन नजर आती है। ये बात अलग है कि अब पूरी दुनिया चीन के तौर पर अपने दुश्मन का तस्वुर करने लगी है। हमारे दर्शकों ने आज क्या सवाल भेजे हैं हमारे एक्सपर्ट्स के लिए, वो भी जल्दी से देख लें, उनकी टिप्पणियां भी ले लें। इस प्रश्न का उत्तर मिलना चाहिए, विकी लिख रहे हैं, इस प्रश्न का उत्तर मिलना चाहिए कि सैन्य आधुनिकीकरण में देर क्यों हुई? दुश्मनों को अगर ये संदेश पहले से होता कि देश शक्तिशाली है तो गलवान जैसी स्थिति पैदा नहीं होती। राजेंद्र साहब, ठीक नजरिया है क्या ये? नहीं, ऐसी बात नहीं है, हम लोग हर वक्त तैयार थे, लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूं कि विश्व इस वक्त एक डिफाइनिंग मोमेंट से गुजर रहा है और यह है डिफाइनिंग मोमेंट कि हमको चाइना का थ्रेट है, चाइना की लीडरशिप से थ्रेट है, पूरे विश्व की शांति को इसके बारे में, इसके लिए ये एक बहुत खतरे की बात है। सर, ये आपने बड़ी अहम बात कही है, वहां की लीडरशिप थ्रेट है और वो सिर्फ दुनिया के लिए नहीं, खुद अपने मुल्क की आवाम के लिए भी थ्रेट बन गई है। अगला सवाल मैं लेना चाहूंगा जल्दी से। ये हमारे एक दर्शक कह रहे हैं कि आपके शो में पिछले दिनों जब चीन, भारत और अमेरिका की तनातनी चल रही थी तो आपके TV9 के सभी शो बहुत कुछ सीखने को, समझने को मिला। इस दौरान पता चला कि भारत सरकार और अमेरिका सरकार के बीच जबरदस्त केमिस्ट्री चल रही है।
और आज का भारत वाकई बहुत सक्षम है। आनंद आ रहा है, देखते हैं आगे क्या होता है। बहुत धन्यवाद आपका इस टिप्पणी के लिए और रेगुलर अड़ी व्यूइंग के लिए। लेकिन शीलकांत साहब, क्या यह बात सही है कि केमिस्ट्री जैसा कुछ है या असल में चीन की खिलाफत ने फिलहाल इन तमाम मुल्कों को एकजुट कर दिया है? ये तो है, तो बात सही है, क्योंकि सभी मुल्कों को इससे परेशानी है और चीन की जो आक्रामकता है, उसका जो ओवर कॉन्फिडेंस है, वो सबको लग रहा है कि ये तो कल तक जो जैसा था वैसा आज नहीं है। तो ये तो लाजमी है कि ऐसी जो प्रतिक्रियाएं होंगी वो होंगी और वो इकट्ठी हो रही हैं, वो कंजील हो रही हैं। दूसरा, जैसे अमेरिकन अटॉर्नी जनरल ने कहा कि चीन के मतलब के मायने में विन विन का मतलब होता है आई विन ट्वाइस, मतलब वो बात तो करता है कोऑपरेशन की, लेकिन धोखे से जीतना चाहता है दोनों चीजें। राइट। तो ये इनकी कई एटीट्यूड, इसका बहुत सटीक कमेंट है ये विन विन का मतलब आई विन ट्वाइस। आप विन विन मतलब दो जो पार्टीज हैं उनके लिए, दोनों के लिए विन विन नहीं, बोथ ऑफ द टाइम्स आई विल विन, ये है चाइना। अगले दो कमेंट्स और उनके प्रश्न जल्दी से देख लेते हैं। उनका कहना है, हमारे शेर सिंह ब्रिजवासी कहते हैं कि दिनेश जी, भारत अक्षयी चीन मतलब ये पीओके पर कब्जा कब करेगा? हमारी जमीन दुश्मनों का की तरफ से इस्तेमाल हो रही है, सीपैक रोड भी यहीं से गुजर रही है। जय श्री कृष्ण भाई साहब। ये राजेंद्र साहब, ये एक नजरिया है जिसमें ये कहा जा रहा है कि अब हमको एग्रेसिवली परस्यू करना चाहिए, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर हो या अक्साई चीन का मसला हो। क्या ये सही टाइम है सर? नहीं है समझता कि ये राइट टाइम है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा हक नहीं है इन इलाकों पर। हमको अपने आप को और ज्यादा ताकतवर तो सर, हमारे ये बात सही है कि देयर इज ऑलवेज अ टाइम फॉर एवरीथिंग। क्या जीडी बख्शी साहब, ये वो टाइम नहीं है सर? पूरी दुनिया खिलाफ है, पाकिस्तान और चीन की असलियत समझ चुकी है दुनिया। जीडी बख्शी साहब इस वक्त हमें नहीं सुन पा रहे हैं, बताया जा रहा है, और वक्त भी पूरा हो रहा है। आप दर्शकों का समर्थन, स्नेह और प्यार इसी तरीके से मिलता रहे। बहुत धन्यवाद अड़ी के साथ जुड़ने के लिए, और आज अड़ी में इतना ही। फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।